ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। कल का टॉपिक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है जी। तो आज सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहली कैटेगरी है इसमें फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का क्या मतलब है कि जो लाइफ टाइम के लिए जो सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, कि कुछ एप्लीकेशन आप फोन में भी डाउनलोड किए होंगे आपने, कि जो पूरी लाइफ टाइम आपके फ्री चलती हैं, फ्री काम देती हैं, कि जैसे गूगल क्रोम डाउनलोड कर रखा होगा आपने। ठीक है। तो वो फ्री चलता है, उसमें कोई चार्ज नहीं करता गूगल उसके यूज के लिए। एडोब रीडर है जो पीडीएफ जिसमें ओपन होती है आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज करते हो उसको। ठीक है। और जो इनकी अपडेट्स भी आती हैं, कि जो भी इसका बग फिक्सेस या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए जो भी गूगल क्रोम की अपडेट आएंगी वो भी फ्री में डाउनलोड होती हैं, फ्री में इंस्टॉल हो जाती हैं। तो फ्रीवेयर का क्या मतलब है कि जिसमें एक तो यूजेज उसके फ्री हो, कि यूज करने में कोई चार्ज ना देना पड़े, दूसरा अगर उसकी कोई अपडेट आए तो वो भी क्या हो, फ्री हो। तो ये दोनों कंडीशन जिसमें आएंगी उसको बोला है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका लाइसेंसवेयर। लाइसेंसवेयर मतलब, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। यूज आफ्टर परचेज, के पहले आपको परचेज करना पड़ता है, पहले खरीदना पड़ेगा, उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो आपके लैपटॉप काम करते हैं वो विंडोज पे काम करते हैं, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और जो एप्पल के होते हैं वो करते हैं मैकोस, यानी कि मैकिंटोश। ये इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैकिंटोश। तो पहले ये परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि हमने तो लैपटॉप लिया था और मेरे दोस्त ने उसमें विंडो डाल दी थी, मैंने तो कोई पैसा पे नहीं किया उसका। तो इसका मतलब है कि आप उस विंडो का पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल विंडो नहीं है वो। ठीक है, मतलब वो चोरी की हुई विंडो है, ओरिजिनल विंडो वो नहीं है। अगर ओरिजिनल विंडो आप यूज करेंगे तो उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है, तो उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसी को बोला है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका क्या मीनिंग है क्लोज्ड सोर्स का? इसका मतलब है सॉफ्ट जो सोर्स कोड होगा इस सॉफ्टवेयर का इज नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। यानी कि जैसे विंडोज है, मैक ओएस है, इनको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। कि मतलब हम अपनी मर्जी से, जैसा विंडोज ने उसमें जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है वही आपको यूज करना पड़ेगा, आप उसमें कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो उनको बोला जाता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, कि आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है वो। तो सोर्स कोड एप्पल, इसका सोर्स कोड किसके पास होते हैं फिर? किसके पास होंगे सॉफ्टवेयर, इसके सॉफ्टवेयर के जो क्लोज्ड सोर्स होंगे? जो इनको बनाने वाले हैं। कंपनी के होगा। हाँ। ठीक है, कि जो इनको बनाने वाले हैं उसके पास इसका सोर्स कोड होगा, और जिसके पास किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है वो उसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा आता है आपका शेयरवेयर, या फिर जिसको दूसरा नाम बोलते हैं नैगवेयर। शेयरवेयर का क्या मतलब है कि फ्री फॉर सम टाइम, कि कुछ ट्रायल पीरियड होता है इसमें, कि जैसे आजकल ये हॉटस्टार इसमें भी आते हैं कि 30 दिन का आप ट्रायल लो, 30 दिन के लिए आपका फ्री है। ठीक है। और 30 दिन के बाद आपको इतना अमाउंट पे करना है। ठीक है। या फिर कुछ भी ऑफर आ जाता है कि 1 रुपए में, उसके बाद आपको 1 महीने तक 1 रुपया इसमें पे करना पड़ेगा, फिर आपको 149 या फिर 150 जो भी है इसका चार्ज मंथली वो पे करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं शेयर वेयर, कि पहले तो वो फ्री होंगे कुछ दिन के लिए। ठीक है, कि ट्रायल पीरियड जिसको बोला जाता है, कि जैसे मान लिया 15 या 30 दिन का, तो उस दिन के लिए वो फ्री होंगे। उस दिन उस टाइम के बाद
उनका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, तब उनको यूज कर पाएंगे, नहीं तो एक्सेस डिनाई हो जाएगा। अब इसमें पहला एग्जांपल है आईडीएम। आईडीएम का एक बहुत वाइड यूज है। इसका मतलब है, फुल फॉर्म है इसकी, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ठीक है। और दूसरा है एंटीवायरस। एंटीवायरस की, अगर लैपटॉप यूज करते होंगे तो उसमें पता है आपको कि कुछ टाइम के लिए वो फ्री देते हैं, कि फ्री में एंटीवायरस की प्रोटेक्शन देंगे 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। फिर इसके बाद आपको इतना पे करना पड़ेगा, उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम बोला है नेगवेयर। तो अभी आपने तीन चीजें पढ़ी। एक पढ़ा फ्रीवेयर, दूसरा लाइसेंसवेयर, और तीसरा पढ़ा है शेयरवेयर। ठीक है। अब तीनों क्या है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं, तो अगर आपने सॉफ्टवेयर कोई डाउनलोड किया हो लैपटॉप में, तो उसमें लिखा आता है सेटअप डॉट ई एक्स ई। ठीक है, ये इसका डोमेन होता है, इसका डॉट ई एक्स ई। ठीक। तो इन तीनों में ही क्या है, पहले सेटअप डाउनलोड करते हैं आप, तो इस फॉर्मेट में, जैसे पीडीएफ कोई भी खोलोगे तो उसके लास्ट में क्या लगा लगा मिलेगा आपको, डॉट पीडीएफ। और कोई इमेज खोलोगे तो डॉट जेपीईजे या फिर जेपीजे। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट होता है वो होता है डॉट ई एक्स ई। तो सेटअप डॉट ई एक्स ई इस तरह से आपको मिलेगा। फिर जब इस पर क्लिक करते हो तो क्या ऑप्शन आता है उसके बाद, इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद आप यूज कर पाते हो उसको। ठीक है। और इन तीनों में क्या है, चेंजेस अलाउड नहीं है। चेंजेस नॉट अलाउड टू एंड यूजर। कि जो एंड यूजर है, जैसे हम हैं, उनको चेंजेस करने अलाउड नहीं है, एंड यूजर्स। क्यों? बिकॉज सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो सोर्स कोड किसके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है इस सॉफ्टवेयर का, जो इसका ओनर है, मालिक है, वो इसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है। उसके पास ही सोर्स कोड होता है, इज नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। होगा किसके पास ये, एडमिनिस्ट्रेटर के पास। ठीक है। तो ये हो गया क्लोज सोर्स। इसके बाद आता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का क्या मतलब है, पहली चीज तो ये फ्री होगा लाइफ टाइम के लिए। और दूसरा, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। यू आर एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस। तो वो क्या होंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे। यानी कि अगर चेंजेस कर सकते हो तो सोर्स कोड जो है वो क्या है, इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन फॉर एनालिसिस और मॉडिफिकेशन। कि आप उसमें एनालाइज भी कर सकते हो कि किसमें क्या कमी है, कहाँ पे। ठीक है। और उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है। और जिन पे कोई भी कॉपीराइट नहीं होता। कॉपीराइट का क्या मतलब है, कि आपने कोई भी चीज अपनी खुद की इन्वेंट की है, खुद की बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई बुक लिखी है, तो उस पे आपको कॉपीराइट ले सकते हो उस पे, कि ये चीज मेरी है। नहीं तो क्या होगा, कि जैसे मान लिया कोई आपने बुक लिखी, कल को पीएचडी में एडमिशन लोगे तो बुक लिखोगे, बुक राइटिंग मान लो करते हो, तो एज इट इज कोई कॉपी करके बिल्कुल सेम टू सेम अपने नाम से पब्लिश करवा दे। ठीक है। तो उसके उससे बचने के लिए क्या होता है, कॉपीराइट लेना पड़ता है, कि अब वो जो कंटेंट आपने उस बुक में लिखा है, वो एज इट इज कोई कॉपी नहीं कर सकता, और कॉपी करता है तो वो लीगली बाउंड हो जाता है आपके साथ, कि मतलब आप लीगली उस पर कार्रवाई करवा सकते हो, किसने चोरी किया है, चोरी का इल्जाम उस पर लगा सकते हो। ठीक है। तो लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
इन पे कोई भी कॉपीराइट नहीं है, कोई भी इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है और अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। तो एक सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। लाइनक्स, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका कि लाइनक्स सॉफ्टवेयर बनाया किसने। तो इसमें नाम याद रख लेंगे, लाइनस टॉरवाल्ड, TORVALD। ठीक है, तो इन्होंने ये बनाया है। अब एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो एप्पल का iOS है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड्रॉयड आपने देखा होगा कि कितना डेवलप कर गया है, क्योंकि इसका एक मेन रीजन है कि ओपन सोर्स सोर्स सॉफ्टवेयर है। सब अपने तरीके से इसमें मॉडिफाई करते हैं। अभी जैसे मान लिया आपने फोन लिए होंगे, देखा होगा कि ओप्पो का है ना, वीवो के हैं, MI के हैं, वन प्लस के हैं, सैमसंग है। जैसे इनको ओपन करते हो आप, अब मान लो इनमें एंड्रॉयड फोन है सारे के सारे, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जैसे ही ओपन करोगे इसमें, तो जैसे कॉल आती है तो किसी में साइड में उठता है, किसी में ऊपर करना पड़ता है, किसी में नीचे करना पड़ता है, लेकिन है सारे एंड्रॉयड सिस्टम। तो गूगल ने क्या कर रखा है, इनको परमिशन दे रखी है कंपनियों को कि ये अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई उसको कर सकते हैं। ओपन सोर्स छोड़ रखा है इसको, एंड्रॉयड को। तो इसीलिए इनका जो इंटरफेस है वो थोड़ा बहुत चेंज मिलता है। किसी में जो फंक्शन है वो किसी तरह मिलेंगे, किसी में किसी तरह मिलेंगे, लेकिन है सारे के सारे एंड्रॉयड। ठीक। विकिपीडिया है। विकिपीडिया में कुछ भी आप टॉपिक सर्च करो उसमें विकिपीडिया पे मिल जाता है, लेकिन वो रिलायबल कंटेंट नहीं होता उस पे, क्योंकि जो एंड यूजर है जैसे हम है, ठीक है, उस तो उसके लिए थोड़ा सा जिसको नॉलेज है वो उसमें चेंजेस कर सकता है कंटेंट में, उसमें फेरबदल कर सकता है, तो उसमें गलत कंटेंट या फिर जो उसकी बुद्धि है, जो उसका समझ है, जो उसकी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है उस कंटेंट को वो। ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। ठीक है। और गूगल क्रोम है, जैसे गूगल क्रोम ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो है इसमें एक और लिख लेंगे, मोजिला फायरफॉक्स, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम नहीं है, गूगल क्रोम में आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। उसका सोर्स कोड पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी। इसके बाद आता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, कि जैसे अभी जिस जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो क्रांति कुंज गुरुकुल की, ठीक है, उसमें क्या है कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट दी कि हमें ऐसा ऐसा इंटरफेस, ये ऑप्शन यहाँ पे चाहिए उसमें, ठीक है, जो PYQ का ऑप्शन है वो नीचे चाहिए, जो लाइव क्लासेस का है वो ऊपर चाहिए, जो कोर्सेज का है वो साइड में चाहिए। ठीक है, यानी कि हमने उनको क्या दी, अपनी रिक्वायरमेंट एक पेज पे लिख के दी कि ये होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, हमारी कस्टमाइज्ड, कि जो मतलब जैसे हमें चाहिए वैसे हमें वेबसाइट बना के दे दी। ठीक है। तो यानी कि अब जैसे मान लो आप में से दो तीन स्टूडेंट आ जाएं, किसी के पास चले जाएं जो इसको वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है, तो सब अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट दें कि हमें ये चीज चाहिए है अपनी एप्लीकेशन में या वेबसाइट में, और इस जगह पे चाहिए। तो आप सारी उसको अपनी डिटेल लिख के दे दो, वो आपकी अलग अलग पसंद के अनुसार आपकी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बना दे। तो उनको क्या बोला गया है, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। यानी कि पहले तो क्या करेंगे वो, कलेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहले तो जो यूजर है जिसने वो यूज करना है उसके रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। देन डेवलपमेंट स्टार्ट। जब उनकी सारी रिक्वायरमेंट नोट कर ली कि इनको क्या क्या कहाँ पे चाहिए है, तब उसका जो निर्माण है, डेवलपमेंट है, वो शुरू होता है। तो उसको बोला है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इसमें जो पहला एग्जांपल है, MIS। MIS का मतलब क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर एक है ERP। ERP का क्या मतलब है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग।
एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कोई भी कंपनी है मान लिया, ठीक है, कि जैसे कोई भी संस्था है, वो अपनी रिक्वायरमेंट दे कि हमें स्टूडेंट का डाटा इस तरह कलेक्ट करना है, ठीक है, उनका जो भी एग्जाम लेंगे हम ऑनलाइन, उनका डाटा हमें इस तरह चाहिए, ठीक है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख के दे दें। तो ये जो हो जाएगा, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एंटरप्राइज ये किसी कंपनियां अपनी अपनी अलग अलग वेबसाइट बना लेती हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर प्रोडक्ट के डिस्प्ले के लिए, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के लिए वो अलग अलग कॉलम उसमें बना लेते हैं। तो ये कंपनियों से रिलेटेड रिलेटेड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो ये दो इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद आता है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्रीवेयर भी है इसमें और प्रीमियम भी है। कि कुछ एप्लीकेशन आपने देखी होंगी कि कुछ, जैसे एक पहला ऑप्शन इसमें एडोब फोटोशॉप का, और दूसरा एक अगर देखा हो तो कैनवा। कैनवा बहुत अच्छा ट्रू एग्जांपल है। कॉलर भी है सर। ट्रू कॉलर भी है, ठीक है, बहुत बड़े पड़े हैं इस तरह के कि जो ऑप्शन मतलब सिंपल होंगे, ठीक है, तो वो होंगे फ्री फॉर लाइफ टाइम, कि फ्री में आप जितना यूज करना चाहो उसको कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने एडवांस फीचर चाहिए उसमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कैनवा में है, बहुत सारे टेम्पलेट हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे दिए गए हैं यूट्यूब थंबनेल के लिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, सब कुछ दिया गया है इसमें। लेकिन एक बेसिक लेवल तक वो फ्री रहेंगे, और थोड़ा सा अगर एडवांस क्वालिटी अच्छी चाहिए उसमें, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो जो चीजें आ जाती हैं वो आ जाती हैं प्रीमियम में। ठीक है, और एक और है फोटो एडिट ऐप, जो इसमें लिख सकते हो कोरल ड्रॉ, जो बहुत फेमस एप्लीकेशन है। ठीक है, कोरल ड्रॉ, ये भी, इसके कुछ फीचर्स फ्री हैं जिनको आप लाइफ टाइम यूज तक यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एडवांस फीचर में जाओगे, तो वो प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीमियम। फिर इसके बाद है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो काफी सारी इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। कि जैसे मान लिया एक इंडस्ट्री है हॉस्पिटल इंडस्ट्री, एक है एजुकेशन, स्कूल कॉलेज, ठीक है, फिर कोई कंपनियां हैं प्रोडक्ट मेकिंग, ठीक है, फिर और आईटी की कंपनियां हैं। तो सब अलग अलग फील्ड की कंपनियां हैं, लेकिन सब अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती हैं, है ना, सब बिल्स भी बनाती हैं जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, एजुकेशन में फीस देंगे तो पर्ची कटती है, ठीक है, आजकल ऑनलाइन आती है कि आपने इस महीने की फीस पे कर दी है। हॉस्पिटल में जैसे ही जाओगे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है, कोई प्रोडक्ट लोगे उसकी आपको बिल मिलता है। आईटी में आप कोई भी पेमेंट करोगे, कुछ भी परचेज करोगे तो उसका बिल मिलता है। ठीक है, या फिर इनमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, ये संस्थाएं अपने जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी भी देती हैं, उसका भी रिकॉर्ड रखती हैं। तो उसके लिए मान लिया मैंने अब बैठे बैठे, या फिर आप में से बैठे बैठे किसी ने सैलरी की मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना दिया एक, कि जिसमें सैलरी का सारा डाटा बिल्कुल आसानी से एक जगह पे सारा आ जाए। कि जैसे मान लिया आपने ये सॉफ्टवेयर बना दिया, इसमें एक ही इंटरफेस में सभी कर्मचारियों की सैलरी आराम से शो हो सकती है। तो वो अब इस इंडस्ट्री के भी काम का है, इस इंडस्ट्री के भी, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, पूरी एक वाइड नेटवर्क में जितनी भी इंडस्ट्रीज, सबके काम की चीज वो बना दी है आपने। तो सारे इंडस्ट्रीज में वो काम होगी। ठीक है, तो एमएस ऑफिस है इसका बेस्ट एग्जांपल। एमएस ऑफिस आज तक मतलब जितने भी कंपनियां हैं सब में यूज होता है, कोई भी इससे बची नहीं है। ठीक है, एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, किसी न किसी फॉर्म में एमएस ऑफिस की जरूरत पड़ती ही है सबको। तो ये सब मतलब वाइड, कि अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग तरह की कंपनियों में जो सॉफ्टवेयर यूज हो, सेम सॉफ्टवेयर, उसको बोला है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका लास्ट आता है वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है,
कि हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे होती है, वर्टिकल ऐसे होती है। अब एक ही, ये अलग अलग कंपनियां थी, लेकिन एक ही लाइन पे, एक ही सॉफ्टवेयर की लाइन पे चल रही हैं ये, तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन अब एक ही सॉफ्टवेयर है और ऊपर इसके क्या है, कंपनियां एक ही लेवल की हैं, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में ही वो सॉफ्टवेयर यूज हो। कि जैसे मान लिया मैं बात करूं हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, तो वो हॉस्पिटल के काम ही आए बस वो, कि जैसे पेशेंट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर, कि पेशेंट का शेड्यूल बनाना। कि जैसे मान लिया अब आजकल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो उनका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना कि आपकी अपॉइंटमेंट कितने बजे है, उसकी कितने बजे है, ठीक है। तो वो बस हॉस्पिटल में ही यूज हो सकता है वो सॉफ्टवेयर, और कहीं भी यूज नहीं हो सकता। ओला है जो कैब बुक करती हैं, उबर है कैब जो बुक करते हैं। अब ये किसी भी देश में या फिर किसी भी नए शहर में जाएं, अभी नहीं है, वहां चले जाएं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां जाके पानी पूरी बेचने लग जाएंगे ओला वाले, करेंगे वहां भी वो कैब बुक, ठीक है। तो एक ही इंडस्ट्री में जब वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अपना काम बढ़ाते हैं या फिर जिसमें वो काम आता है सॉफ्टवेयर, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। अमेजोन है, ठीक है, बाहर की कंपनी है, लेकिन करती क्या है, सामान ही बेचती है बस, ठीक है। किसी भी देश में चले जाएं तो क्या करेंगे, सामान ही बेचेंगे अपना। अब रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ऑर्डर बुक के भी इसमें ऑप्शन आते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब बस ये रेस्टोरेंट में यूज हो सकते हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक किसी कंपनी में अगर यूज होते हैं तो उसको बोला जाता है वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। क्लियर है इतना? जी सर। सर। जी सर। ठीक, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक कल वाले टॉपिक से आप में से डाउट पूछा नहीं है किसी ने। पहली चीज तो सबसे BIT। छोटा था बिट, बेट। ठीक है। इस पे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान से करेंगे इसको। फिर उसके बाद क्या था, निबल। निबल। इसके बाद बाइट। हाँ, बोलते जाएंगे आगे से आगे। बाइट, किलोबाइट, के बी, बाइट, किलोबाइट, केबी, एमबी, मेगाबाइट, एम बी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, गीगाबाइट, हाँ जी, टेराबाइट, टी बी, पेटाबाइट, पेटाबाइट, देन पेटाबाइट, एक्साबाइट, ई बी, एक्साबाइट, जीटाबाइट, जीटाबाइट, जेड बी, योटाबाइट, योटाबाइट, वाई बी, एंड ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटो, और लास्ट में बाइट, है जियो जियो। बाइट, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है इसमें, वो बनता है आपका, KVMBGB TVPBKV EV। वो किस में बनता है आपका क्वेश्चन, कि जैसे पूछ लेते हैं कि एक जीबी में कितने बाइट होते हैं? ये जीबी, ये वाला जीबी, कितने बाइट होंगे, तो कितने होंगे बाइट। एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि जब एक में इनमें डिफरेंस होता है 1024 का, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं एक जीबी में, यानी कि एक क्या है ये, गीगाबाइट, गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होंगे, तो 1024 मेगाबाइट होंगे। एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होंगे, 1024 1024 के। किलोबाइट होंगे, ठीक है। और एक किलोबाइट में कितने बाइट होंगे, तो 1024। मैथमेटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा बताओ कि टू की पावर कितना लिखते हैं इसको, 10, 10, ठीक है। तो टू की पावर 10, टू की पावर 10, एक टू की टू पावर रेज़ 10 ये हो गया, एक टू की पावर 10, एक टू की पावर 10। तो 1 GB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू की पावर कितनी, 30 30। 30, टू की पावर बाइट। 30 बाई मल्टीप्लाई बाई 1024, मल्टीप्लाई बाई ये कितना है, तो इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 बाइट, बाइट। ठीक है। या फिर इसका मिलता है आपको 1 बिलियन बाइट, ठीक है। तो एक छोटा सा इसमें देख लेंगे, तो इसको याद रखेंगे कि 2 की पावर 30 या फिर 10 की पावर 9 बाइट या फिर 1 बिलियन बाइट। क्लियर है?
अगर इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यही आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कहीं इनका भी निकालने लग जाओ कि जीटाबाइट में कितने एक्साबाइट होते हैं, एग्जाम में कितने पेटाबाइट होंगे, ये नहीं पूछता। पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, फिर कल हम करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन।